नमस्कार दोस्तों, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं और दरअसल हकीकत क्या है। नमस्कार दोस्तों, तो आज भी शुरू करते हैं अपना सिलसिला दिल्ली से छपने वाले अखबारों के साथ। किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, अखबार की सुर्खियां क्या है, सुर्खियों के पीछे की कोई बात और कोई ऐसी खबर जिसको किसी खास एंगल से किसी अखबार ने छापा है या कोई ऐसी खबर जिसके किसी पहलू को अखबार ने छोड़ा है। अगर मेरे पास कोई अतिरिक्त जानकारी या रिसर्च है वो भी आपसे शेयर करता हूं। शुरू करते हैं दोस्तों आज की बात। कई अखबारों की कई सुर्खियां, कई खबरें, लेकिन सबसे एक खास खबर आज है कि कल संसद का सत्र शुरू हुआ, आप सब जानते होंगे। लेकिन अखबारों की सुर्खियां और जो जानकारी है शायद आपको पता होगी, लेकिन उसमें कुछ अतिरिक्त जानकारियों के साथ आपको यह पता होगा कि कल जब सत्र शुरू हुआ तब एक जानकारी जो आज के अखबारों की हेडलाइन है कि करीब करीब 26 से 30 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 26 से 30 सांसद। दैनिक हिंदुस्तान की पहली हेडलाइन यही है, अमर उजाला की पहली हेडलाइन यही है और इसमें बहुत एक खास बात है। किस तरह के सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसमें बीजेपी के दो खास सांसद हैं, महान सांसद हैं। उन सांसदों के बारे में भी बात करूंगा कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो उनकी खासियत क्या है और वो सांसद क्यों सबसे अलग हैं इन 26 सांसदों से, वो भी बात करेंगे। तो ये है अमर उजाला की हेडलाइन, कोरोना काल में संसद सत्र 25 सांसदों समेत 56 संक्रमित मिले। इसमें 50 से ज़्यादा कर्मचारी बताए जा रहे हैं, लेकिन ये हेडलाइन है। अभी और अखबारों की हेडलाइन आज है और उसके बाद ये द हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है। पहली हेडलाइन यहाँ भी कोरोना को लेकर है, कोविड क्लाउड ऑन मानसून सेशन एज 29 MP टेस्ट पॉजिटिव। ये हिंदुस्तान टाइम्स की हेडिंग है, पहली हेडलाइन। यही हेडलाइन द हिंदू की है, क्योंकि एक साथ इतने सांसदों का कोरोना पॉजिटिव होना बड़ी बात है। ये द हिंदू की हेडलाइन है। जो जानकारी है इसमें है ऑन डे 1 मानसून सेशन 25 MP टेस्ट पॉजिटिव, ये है। अब इसमें जो जानकारी है कि जो लोकसभा और राज्यसभा के जो कर्मचारी हैं वो भी करीब करीब 50 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव है, सांसद 25 से 30। लेकिन इसमें दो खास सांसद जिनका जिक्र किया मैंने, एक तो कोरोना का खतरा, कोरोना का डर, इसकी कल्पना और अंदाजा आप लगा पा रहे होंगे कि जब सांसद जो बहुत सुरक्षित होते हैं आमतौर पर, हालांकि जनता से उनका मिलना जुलना होता है, फिर भी सुविधा संपन्न कम से कम होते हैं, वो डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल होती है क्योंकि जनता के बीच जाना मिलना जुलना होता है तो खतरे बढ़ते भी हैं। लेकिन जिन दो सांसदों की बात करने जा रहा हूं उसमें से एक केंद्रीय मंत्री है और एक सांसद है। दोनों राजस्थान के हैं, दोनों बीजेपी के हैं और दोनों की खासियत क्या है बताता हूं। एक वीडियो यहां आप देख रहे हैं, एक वीडियो यहां आप देख रहे हैं। इधर जो वीडियो में आपको दिख रहे हैं इनका नाम है सुखवीर सिंह जौनापुरिया। ये टोंक सवाई माधोपुर से सांसद हैं बीजेपी के। और इधर जिनको आप देख रहे हैं ये अर्जुन राम मेघवाल हैं। ये केंद्र में भारी उद्योग राज्य मंत्री हैं और संसदीय कार्य मंत्री हैं। ये दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं, दोनों को कोरोना हुआ है। लेकिन मैं 26 से 30 सांसदों को छोड़कर इन दोनों की बात क्यों कर रहा हूं? आपको कुछ अंदाजा है तो अच्छी बात है, नहीं तो बताता हूं। ये जो मेघवाल साहब हैं केंद्र में मंत्री, इन्होंने 24 जुलाई को एक पापड़ लॉन्च किया था। उस पापड़ लॉन्च करते वक्त ट्विटर पर खुद इन्होंने वीडियो डाला था, वीडियो आप देख पा रहे। उस वक्त इन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत के तहत भाभी जी पापड़ मैं लॉन्च कर रहा हूं। भाभी जी पापड़, इसमें खाद्य तत्व ऐसे हैं जो एंटीबॉडी बनाने में मदद कर सकता है। भाभी जी पापड़ खाएं, कोरोना से बचें, और इन्होंने महोदय ने लॉन्च किया। पता नहीं कितने पैकेट भाभी जी पापड़ मेघवाल साहब ने खाए 24 जुलाई से अब तक, 1.5 महीने में, लेकिन इन्हें कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो ये वो शख्स हैं, वो मंत्री और सज्जन हैं जो देश में भाभी जी पापड़ खाएं, कोरोना से बचें, एंटीबॉडी डेवलप करें, ऐसी इन्होंने पेश की थी तस्वीर उस वीडियो के जरिए। आत्मनिर्भर भारत। दूसरे जो सज्जन हैं इधर वाले, ये 25 कदम आगे हैं। ये सज्जन जो हैं सवाई माधोपुर के सांसद सुखवीर सिंह जौनापुरिया साहब, इनका एक वीडियो वायरल हुआ था अभी कुछ दिन पहले 14 अगस्त को। उस वीडियो में ये दिख रहे थे कीचड़ में सने हुए हैं, आपाद मस्तक ऊपर से नीचे तक कीचड़ में सने हुए हैं। वीडियो आप देख पा रहे हैं और कीचड़ में सने हुए शंख बजा रहे हैं।
शंख की महिमा बता रहे हैं और बता रहे हैं कि शंख बजाओ, कीचड़ में नहाओ, धूप सेवन करो, कोरोना को भगाओ। और इन्होंने ऐसा फॉर्मूला कोरोना को लेकर दिया जो दुनिया में आज तक कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक तक जो खोज नहीं पाए कोरोना को भगाने, कोरोना से बचने, कोरोना से दूर रहने के उपाय, वो इन साहब ने खोजा। खोजा कैसे? कीचड़ में डुबकी लगाकर, और उसके पहले भी एक बार खोजा था। तो ये वीडियो खास है और ये सज्जन खास है और ऐसी महान विभूति को नमन है, क्योंकि इन्होंने कीचड़ में नहाया, शंख बजाया, कोरोना भगाने की मुहिम चलाई और हुआ। जरा सुनते हैं इनका एक वीडियो, क्या कह रहे हैं। ये सुनना ऐसे लोगों को ज़रूरी है। और प्रधानमंत्री मोदी अगर नसीहत देते हैं कि कैसे कोरोना को भगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें और किस तरह से कोरोना के प्रति सजग रहें, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के अगर सांसद इस तरह की बात करते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की ड्यूटी नहीं बनती है कि ऐसे सांसद और मंत्रियों को बुलाकर फटकारें कि इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें सामाजिक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर मत ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि हजारों लोग इनकी बात सुनकर शंख बजाने लगे और उसके बाद भर्ती होने लगे। पहले इन महोदय को सुनिए। नेचुरली मानना है कि जिस हिसाब से आपके लंग्स और किडनी, अगर दोनों चीज क्लियर हैं, दोनों चीज काम करते हैं, और उसमें शंख का बजाना बहुत बड़ी बात है। मैं 2 मिनट तक शंख बजा लेता हूँ। मैं पहले 10-20 सेकंड बजाता था, उसके बाद नहीं बज पाता था, लेकिन अब लगातार प्रैक्टिस से जिस हिसाब से करीब 2 मिनट तक शंख बजा लेता हूँ, मैं समझता हूँ आप सबको भी ये बात का करना चाहिए। मैंने पहले भी जिस दिन कोरोना शुरू हुआ था 22 तारीख को मैंने अपना एक वीडियो डाला था और उसमें कहा था कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। इम्यूनिटी दवाई खाने से नहीं आती, आपको नेचुरली से इम्यूनिटी मिलेगी। आप घूमने जाइए, बारिश में भीगिए, मिट्टी में बैठिए, खेत में काम करिए, पैदल चलिए, साइकिलिंग करिए, शंख बजाइए और देसी चीज खाइए। इन सब चीजों से इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी की दवाई खाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ आप सबको भी अगर इतना भी डर लगता हो, मेरे टोंक सवाई माधोपुर आ जाइए, मैं आपको किसी गांव में ठहरा के दिखाता हूँ। अगर आपको दूर दूर तक भी कहीं बीमारी आ जाए, माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात का धन्यवाद किया है कि जिस हिसाब से लोग गाँव में रहते हैं, गाँव के लोगों की इम्यूनिटी जिस हिसाब से उन्होंने देखी और कहीं भी दूर दूर तक भी कोरोना नहीं आया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का धन्यवाद किया है। और मैंने पहले दिन इस बात को कह दिया था कि राजस्थान प्रदेश के लोगों के अंदर में कोरोना कहीं दूर दूर तक भी नजदीक नहीं आएगा। आज वही बात सिद्ध हुई है। तो सुन लिया आपने, जौनापुरिया साहब, जौनापुरिया साहब को कोरोना हो गया है। जौनापुरिया साहब शंख पहले 10-15 सेकंड बजा पाते थे, बाद में उन्होंने 2 मिनट तक बजाना शुरू किया और क्या फॉर्मूले दिए। यहां तक कहा कि राजस्थान में किसी को कोरोना नहीं होगा, और उसके बाद खुद कोरोना पीड़ित है। प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान मैं देख रहा हूं अमर उजाला में, आज छोटा सा बयान उनका जिक्र है उनके बयान का, जिसमें उन्होंने कहा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ये प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट है जो संसद में उन्होंने कहा है कि जब तक दवाई नहीं आती है, वैक्सीन नहीं आती है, तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन ये जो महोदय हैं जो कीचड़ में ऐसे सनकर, उसके पहले एक और वीडियो इनका वायरल हुआ था, वो वीडियो था अग्नियोग का। वो वीडियो इधर लगा रहा हूँ, इधर कीचड़ में है, इधर अग्नि में है। अग्नि योग इन्होंने वीडियो जारी किया था जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था जून में, उस समय भी अग्नि की महिमा बताई थी, नाटकीय वीडियो जारी किया था और उस समय भी बताया था कि कैसे कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, कैसे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप की जा सकती है। वो दौर था जब कोरोना चरम पर बढ़ने की तरफ था, लॉकडाउन था, लॉकडाउन का आतंक था, तब ये नाटक था और अब ये नाटक है। और प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और ये लोग जो कर रहे हैं तमाशा, क्या प्रधानमंत्री मोदी ऐसे तमाशाई सांसदों को जो इस तरह की मूर्खतापूर्ण हरकतें कर रहे हैं, क्या नसीहत और संदेश फटकार लगाएंगे? तो ये है जौनपुरिया साहब। और जौनपुरिया साहब जैसी महान विभूतियां वैसे बहुत हैं, अगर तो भाजपा में ही हैं, उत्तर से दक्षिण तक हैं, अगरतला से लेकर कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में ऐसे बहुत सारे सांसद हैं जो इस तरह की बातें, अंधविश्वास, ढकोसला और इस तरह की मूर्खतापूर्ण आइडिया और उसकी बातें करते हैं। अब ये क्यों जिक्र मैंने किया आज जौनापुरिया साहब का और क्यों जिक्र किया कोरोना पीड़ित सांसदों का? भास्कर में देखिए अंदर के पन्ने पर बड़ी सी खबर छपी है। 1 माह पहले कोरोना से ठीक हुए सांसद बेनीवाल की 11 सितंबर को दिल्ली में रिपोर्ट फिर पॉजिटिव, 13 को जयपुर में टेस्ट निगेटिव। अब एक तमाशा क्या हुआ, जैसे जौनापुरिया साहब ने कहा राजस्थान में किसी को कोरोना नहीं होगा, सब शंख बजा ले, कीचड़ में नहा ले, लेकिन पता चला कि राजस्थान में दर्जन भर से ज़्यादा विधायक और नेता राजस्थान में
कोरोना से पीड़ित हैं। अभी मैं कहीं आंकड़े देख रहा था कि बहुत राजस्थान में जहां इनका आइडिया था वहीं सबसे अधिक कोरोना पीड़ित पाए गए। अब ये एक दूसरे जो सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने एक सवाल उठाया कि उन्हें कोरोना था, संसद आए, सत्र में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने लोकसभा परिसर में कोरोना टेस्ट कराया, यहाँ उन्हें कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया क्योंकि सांसदों को टेस्ट कराना ज़रूरी था, और उसके बाद जब उन्हें जानकारी मिली, वो जयपुर में थे, उन्होंने टेस्ट कराया, निगेटिव पाए गए। तो उन्होंने ट्विटर पर सवाल पूछा सीधे हर्षवर्धन से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से, कि ये गड़बड़ झाला क्या है। लोकसभा में वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं, जयपुर में दूसरी जगह टेस्ट होने पर कोरोना निगेटिव होते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है कि ये टेस्टिंग में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। आरसीपीसीआर और जो एंटीजन टेस्ट में तो है ही, लेकिन यहाँ इसमें भी गड़बड़ी है क्या, ये सवाल है। अब उन्होंने कुछ सवाल पूछा है, सरकार देखते हैं इसका क्या जवाब देती है। और इसके साथ एक सवाल ये भी पैदा हुआ है कि क्या रिकवरी के बाद दोबारा भी कोरोना हो सकता है। तो ये खबर है। और जो इसी में भास्कर ने खबर छापी है कि राजस्थान में 5वें सांसद हैं ये जौनापुरिया साहब जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इसके अलावा 15 विधायक भी कोरोना पॉजिटिव हैं। तो ये खबर है सांसदों और विधायकों को कैसे कोरोना हो रहा है उसका, और किस तरह से पापड़ से लेकर और ये कहानी। लेकिन मैं चाहता हूँ जाते जाते बल्कि पापड़ वाले भाई साहब जो हैं मेघवाल साहब का भी एक छोटा सा वीडियो सुना देता हूँ ताकि आपको उनके बारे में भी अंदाज़ा लग जाए। जरा सुनिए 15 सेकेंड। ये एक आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बीजी पापड़ नाम से एक पापड़ निर्माता ने एक ऐसा ब्रांड निकाला है जिससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तो ये मेघवाल साहब मंत्री हैं। बताइए, कोई मंत्री ऐसे पापड़ के साथ, पापड़ के पैकेट के साथ वीडियो रिलीज करता है और कहता है पापड़ खाइए, और उसके बाद पता चलता है वो मंत्री जी खुद ही कोरोना पॉजिटिव कुछ दिन बाद हो गए, और इनके कहने पर लोग पापड़ खाने लगे तो पता नहीं देश में क्या होगा। खैर, पापड़ का प्रचार करिए, पापड़ का नाम भी भाभी जी है, लेकिन ऐसे प्रचार मत करिए कि दुष्प्रचार हो जाए और पापड़ खाकर लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि वो दवा खाने की बजाय पापड़ खाने लगेंगे। जैसे जौनापुरिया साहब कह रहे दवाई की जरूरत नहीं है, कोई दवा मत लेना, सिर्फ ये सब करना जो वो खुद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं दवा का इंतजार करो, तब तक सावधानी बरतो, और ये सांसद क्या कर रहे हैं। चलिए, ये खबर है। उसके बाद कुछ खबरें दोस्त, दिल्ली की झुग्गी बस्ती को लेकर बहुत पॉजिटिव खबर है, बहुत पॉजिटिव खबर ये। उसके बाद एक ज़रूरी खबर और बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले चूंकि ये बहुत सुकून देने वाली पॉजिटिव खबर है, मैंने भी एक वीडियो बनाया था, बल्कि 3-4 बार अलग से बात की, लेकिन एक वीडियो में पूरे खास तौर से इसी पर बात की थी और लगातार बात की थी कि दिल्ली में जिस ढंग से 48,000 झुग्गियों को 3 महीने के भीतर इस कोरोना के महाआफत काल में हटाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, रेलवे के मामलों की सुनवाई करते हुए, क्योंकि ज़मीन रेलवे की थी। आखिरकार उस ज़मीन से, अब उस जगह से, पटरी के किनारे से, उस 140 किलोमीटर की पट्टी से फिलहाल झुग्गी बस्तियों को नहीं हटाया जाएगा, ये राहत मिली है। ये खबर सारे अखबारों में पहले पन्ने पर छपी है। राज्य सरकार के फैसले के बिना झुग्गियां नहीं हटा सकते केंद्र। हुआ क्या कि इस पर मीडिया में, सोशल मीडिया में, मुख्य धारा की मीडिया में नहीं, चैनलों पर मैंने खबर नहीं देखी, कहीं चली होगी तो पता नहीं, कुछ अखबारों में खबरें छपी जरूर, बल्कि अखबारों ने छापी, ये मैं कहूँगा अखबारों की इस मामले में अच्छी भूमिका थी, अंग्रेजी अखबारों की खास तौर से। लेकिन कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी पॉलिटिक्स होती रही, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। बीजेपी कहती रहे हम तो देना चाहते थे प्रधानमंत्री आवास योजना में, केजरीवाल सरकार ने करने नहीं दिया। केजरीवाल सरकार आरोप लगाती रही कि केंद्र ने नहीं किया। इस बीच मैंने एक वीडियो के जरिए आपको बताया था कि कैसे चुनाव के दौरान 2015 के चुनाव के समय, 2020 के चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी के भाषण, अमित शाह सबके भाषण होते थे, जहां झुग्गी वहीं मकान, और वो भाषण, सबने भाषण को चुनाव के बाद कहीं दफन कर दिया, और उसके बाद इन्हें जगह अपनी ज़मीन या छप्पड़ या झोपड़ी इसको बुलडोज करने, गिराने का फैसला या फरमान आया सुप्रीम कोर्ट से। अब उसके बाद जब कांग्रेस के अजय माकन गए सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की तरफ से भी जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हाजिर हुए, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि शहरी विकास मंत्रालय, शहरी आवास मंत्रालय और दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बैठक की है, फैसला नहीं हुआ है, मामले की सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टाल दी गई, और
केंद्र सरकार ने भी कहा फिलहाल रेलवे झुग्गियों को नहीं हटाएगी। सवाल उठता है अब क्यों केंद्र सरकार कह रही है? केंद्र सरकार का रेल मंत्रालय, तो रेल मंत्रालय जब सुप्रीम कोर्ट में था और रेल मंत्रालय के पक्ष में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ और जब फरमान हो गया कि 3 महीने में फैसला हो गया कि इन्हें बुलडोज करो, हटाओ किसी भी हालत में, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, और किसने कहा? जस्टिस अरुण मिश्रा ने, जो अब रिटायर हो गए, कि किसी भी राजनीतिक दखलंदाजी की गुंजाइश नहीं है, लोअर कोर्ट से कोई स्टे नहीं होगा, हटाओ इन्हें। इसी तरह का फरमान था, इसी तरह का फैसला था। माफ करिए, फरमान मुझे लगता नहीं है कि अवमानना का मामला होगा, मैं आदेश कर रहा हूं, करेक्ट कर ले रहा हूं, कोई भरोसा नहीं आज की तारीख में। लेकिन उसके बाद अब वो झुग्गियां नहीं हटाई जाएगी क्योंकि कोर्ट में मामला गया, और उसके बाद इस बीच 7-8 दिनों से राजनीति, आरोप प्रत्यारोप, सोशल मीडिया पर जबरदस्त खबरें, और उसके बाद लगा मोदी सरकार को कहीं घेराबंदी होगी, झुग्गियां गिरेंगी, हटेंगी, या कुछ ऐसी बात होगी तो चेहरे पर कालिख पुतेगी। क्योंकि आज की तारीख में 48,000 झुग्गियां, मतलब करीब 2.5 लाख लोग, क्योंकि हर झुग्गी में 4 से 5 लोगों का परिवार होता है, तो उन्हें बुलडोज करना, गिरा देना या वैकल्पिक मकान के वहां से हटा देना इस आफत में मुश्किल होगा। तो सरकार झुकी है। सरकार का यह झुकना इस बात का सबूत है कि सरकार ने पहले नहीं सोचा। केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं क्योंकि जमीन रेलवे की है। आज केंद्र सरकार कह रही है झुग्गियां नहीं गिरेगी, यही हेडलाइन है। ये नवोदय टाइम्स है। झुग्गी बस्तियों को राहत, केंद्र ने न्यायालय से कहा रेल लाइन के किनारे बनी झुग्गियां अंतिम निर्णय लेने तक नहीं हटेंगी। केजरीवाल सरकार की तरफ से बयान आ रहा है। केजरीवाल ने एक दिलचस्प बयान दिया, उन्होंने कहा मैं आपका बेटा हूं, जब तक आपका बेटा जिंदा है आपकी झुग्गी नहीं हटेगी। तो केजरीवाल साहब अब तक कहां थे? ये कोर्ट में मामला चल रहा था, और उसके बाद आप 6 साल से अब लगभग दिल्ली में सरकार है, क्यों नहीं इन्हें इन झुग्गी वालों के लिए मकान अलॉट हुआ? क्यों नहीं ऐसे इंतजाम हुए कि पटरी के किनारे उस असुरक्षित माहौल में जहां से हटाने का आदेश हुआ, क्यों नहीं पहले मिला? अब सारी बातें क्यों हो रही है, ये सवाल है। लेकिन खैर, एक अच्छी जानकारी है, सारे अखबारों की हेडलाइन है, बहुत सारे अखबारों में इसको पहले पेज पे प्रमुखता से छापा है। और उसके बाद एक दिलचस्प अखबार की भूमिका जो मैं आपको बताता हूं वो भी बताता हूं। हिंदुस्तान ने भी छापा, पटरी किनारे की झुग्गियां फिलहाल नहीं हटेंगी। केंद्र, सवाल यही है, केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा अंतिम निर्णय तक कार्रवाई नहीं। कांग्रेस के नेता अजय माकन के पुनर्वास कराने के आवेदन पर सुनवाई हुई। सवाल ये उठता है, केंद्र सरकार क्या कर रही थी, मोदी सरकार क्या कर रही थी, केंद्र सरकार के रेल मंत्री क्या कर रहे थे? केंद्र सरकार की याचिका पर या केंद्र सरकार के पक्ष में, रेलवे के पक्ष में ही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो रेलवे तब क्यों जमीन पर झुग्गियां गिराना चाहती थी? आज रेलवे के प्रवक्ता की तरफ से भी बयान आया है कि अभी बातचीत हो रही है, रास्ता निकाला जा रहा है, फिलहाल ये झुग्गियां नहीं गिराई जाएगी। अब देखिए अखबार की बेईमानी, सारे अखबारों ने लिखा कि झुग्गियां नहीं हटेगी। अमर उजाला के पेज नंबर 2 पर बहुत बढ़िया से छापा है, अभी नहीं हटाई जाएंगी दिल्ली में रेल पटरियों के किनारे की झुग्गियां, सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने हटाने का निर्देश दिया था। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल का सब जगह भावुक संदेश छपा है, और सब जगह वही छपा है कि रेलवे ने, इसमें भी है कि रेलवे ने कहा है आदेश का पालन करने के उपाय ढूंढे जा रहे हैं। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा है कि सभी साझेदारों, जिसमें दिल्ली सरकार, शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के साथ शहरी विकास मंत्रालय है, नियमित बैठकें करके रास्ता निकाल रहे हैं। ये अमर उजाला का अंदर का पन्ना है। अब जो मैं कह रहा हूं कि अखबार की बेईमानी को समझिए, ये दैनिक जागरण है। आज दैनिक जागरण ने, जो मैं कहता हूं क्या छपा क्या छिपा, दैनिक जागरण का आज संपादकीय क्या है, इसी मुद्दे पर गौर से सुनिएगा। दैनिक जागरण का संपादकीय है झुग्गी बस्तियों का भविष्य, और इसमें दैनिक जागरण ने लिखा है कि यह अच्छा हुआ कि दिल्ली और आसपास रेल पटरियों के किनारे की झुग्गियों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर केंद्र सरकार ने यह कहा कि ऐसा कुछ करने से पहले रेलवे और दिल्ली सरकार से बात की जाएगी। इसका अर्थ है कि इन झुग्गियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का काम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपालन किया जाता है तो करीब 48,000 झुग्गियों में रहने वाले 2 लाख से लोग अधिक सड़क पर आ जाते। कोरोना संकट के बीच एक मानवीय त्रासदी सिर उठा लेती। ये आज लिखा है तो बहुत अच्छा लगता है कि क्या मानवीयता के पक्ष में, झुग्गी वालों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में, उनकी मुश्किल, उनकी चिंता, उनकी परेशानी में शामिल है दैनिक जागरण, और दैनिक जागरण अपना संपादकीय लिखता है। लेकिन ये पक्ष है, ये पक्ष क्या है कि अच्छा हुआ कि केंद्र सरकार ने कहा। ये केंद्र सरकार को क्रेडिट देते हुए संपादकीय लिखा गया है। अब जागरण क्या कर रहा था बीते कई दिनों से, और मैं इसको नोटिस कर रहा था, कई दिनों से जागरण की एकमात्र अखबार था जागरण, जिसकी लगातार मुहिम चल रही थी
कि ये झुग्गियां हटनी कितनी ज़रूरी है, जिसकी लगातार मुहिम चल रही थी कि रेलवे के परिचालन में दिक्कतें होती है और झुग्गी कैसे नासूर की तरह है और झुग्गियों का हटना कितना मायने रखता है। ये लगातार अभी मैं जल्दी में जागरण के 3-4 दिन अखबार खोज रहा था, एक ही दिन का मिला, लेकिन कम से कम 3-4 दिन छपा और मुहिम की तरह जागरण ने इसको छापा, जनमत मुद्दा की तरफ वोटिंग कराई। ये जैसे अखबार है मेरे पास 13 तारीख का, परसों का अखबार है। जागरण क्या लिखता है, रेलवे के लिए मुश्किलों का सबब बन गया चौतरफा अतिक्रमण, और उसके बाद कैसे दौड़ेगी रेल और राज्य सरकार रेलवे चाहे तो कैसे ये अतिक्रमण हटना संभव है, कैसे दुर्घटनाएं होती हैं, कैसे चुनौती है, कैसे सुरक्षा कारणों से झुग्गियां जंजाल बन गई है। ये लगातार जागरण में इतनी बड़ी बड़ी कम से कम 4-5 स्टोरी छपी। हर स्टोरी, हर रिपोर्ट का मकसद ये था कि ये झुग्गियां हटाई जाएं। ये झुग्गियां हटना वरदान की तरह है, वरना ये झुग्गियां अभिशाप की तरह है। लेकिन आज वही दैनिक जागरण लिख रहा है कि केंद्र सरकार ने ये कहकर अच्छा किया, वरना कोरोना काल में ये लोग 2 लाख लोग सड़क पर आ जाते। ये 2 चेहरे हैं अखबार के, इसको समझिएगा। कोई अखबार कैसे लिख सकता है बिना आप सरकार के खिलाफ मुहिम चलाइए। आप केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, रेलवे से पूछिए, रेलवे तो चलिए उसकी जमीन है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से पूछिए कि अगर आप चुनाव में नारे लगाते हैं जहां झुग्गी वहां मकान, या कहते हैं हर झुग्गी वालों को मिलेगा मकान, और उसके बाद उनके पास सबके नाम से वोटर कार्ड हैं, उनके पास आधार कार्ड हैं, उनके पास पता के प्रमाण पत्र हैं, और ये सालों से हैं, उसके बाद आज उन्हें हटाया, बेदखल किया जा रहा है, हाँ वो अतिक्रमण है। तो फिर अगर सरकार की तरफ से वादे किए गए तो उनके लिए इंतजाम क्यों नहीं हुए? अगर वो अतिक्रमण की जगह पर अगर झोपड़ियां हैं उन्हें ध्वस्त करने के लिए रेलवे अदालत में लगातार जा रही है, तो उनके लिए वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किए गए? क्योंकि ये दावे, ये वादे दोनों सरकारों की तरफ से लगातार किए गए। तो अखबार की मुहिम चलनी चाहिए उन झुग्गी बस्तियों के पक्ष में और इन सरकारों के खिलाफ जो महज उन्हें वोट बैंक समझती है, चुनाव के समय इस्तेमाल करती है, उनका वोट लेती है, उन्हें चिट्ठी लिखती है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये भरोसा और भाषण का टुकड़ा जाता है जहां झुग्गी वहां मकान, और उसके बाद रेलवे अदालत में जाता है और उन्हें उनकी झुग्गियों को ध्वस्त करने का फरमान होता है कि सरकारी जमीन पर कब्जा है। तो कब्जा तो चुनाव के समय था, तो चुनाव के समय ऐसे क्यों वादे हुए 2015 में भी और अब भी? और अतीत देखें, हर सरकार ने यही किया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने दशकों तक ऐसी राजनीति की, लेकिन अखबारों की भूमिका यहां होनी चाहिए। अब एक जरूरी खबर और है दोस्त, जिस पर मैं आता हूं, बहुत जरूरी खबर है, और इस खबर को कैसे टेलीग्राफ और भास्कर ने छापा है इसको देखिए। ये खबर है दैनिक भास्कर के पहले पन्ने की। केंद्र सरकार नहीं जानती लॉकडाउन में घर लौटते कितने मजदूरों की जान गई। ये हुआ है, ये भास्कर की पहली हेडलाइन है। ये लोकसभा में सवाल जवाब के दौरान जो कहा गया है, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि इसी खबर को द टेलीग्राफ ने कैसे छापा है। बहुत जरूरी है। भास्कर ने छापा, जिसमें खबर में जानकारी है, केंद्र सरकार का कहना है कि उसे पता नहीं लॉकडाउन के दौरान घर लौटते कितने मजदूरों की मौत हुई है, और उसके बाद केंद्र सरकार ने माना पहले ही सत्र में कि उसके पास प्रवासी मजदूरों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है। यही नहीं, लॉकडाउन के दौरान कितने मजदूरों का रोजगार छिना, इस पर भी सरकार ने कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया। सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं है, ये कहा। और उसके बाद भास्कर ने छापा है, सवाल 60 में पूछा गया कि लॉकडाउन के कारण मूल स्थान पर लौटने वाले कितनों मजदूरों की हताहत होने का राज्यवार जानकारी है। सरकार ने कहीं कोई आंकड़े का रखरखाव नहीं होता। फिर सवाल संख्या 101 में पूछा गया कोविड में कितने लोगों के रोजगार के अवसर छिन गए। फिर कहा कि ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। फिर उसके बाद डिटेल भास्कर ने इस पर छापा है कि केंद्र सरकार ये सब नहीं जानती। जब उनसे पूछा गया कितनों ने जान गंवाई, तो सरकार ने जवाब दिया आंकड़े नहीं रखे जाते। फिर प्रश्न 188 में यही पूछी गई कि लॉकडाउन में हजारों मजदूरों की मौत हुई, यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है? सरकार ने कहा ऐसा कोई डेटा नहीं बनाया जाता। इस तरह से जानकारी है। ये भी पूछा गया कि सवाल 29 में पूछा गया कि मार्च से अगस्त तक कितने लोग नौकरी से निकाले गए, देश की बेरोजगारी दर क्या है? तो सरकार ने जवाब दिया ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं होता। समझ लीजिए, कितने लोगों की नौकरी गई, कोई सर्वेक्षण नहीं। कितने लोगों की मौत गई, मौत हुई, कोई सर्वेक्षण नहीं। कितने लोग सड़क पर हादसों के शिकार हुए, कोई आंकड़ा नहीं, कोई डेटा नहीं। किसी भी तरह का कोई डेटा सरकार ने मना किया संसद में कि उनके पास कोई आंकड़ा ही नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े सरकार के मुंह पर कालिक की तरह है, धब्बा की तरह है, कलंक की तरह है। इसलिए ऐसे कोई आंकड़े, सरकार ये आंकड़ा विरोधी सरकार है। इस सरकार में बेरोजगारी के आंकड़े 3 साल 4 साल पहले बंद हो गए, और बंद इसलिए हो गए क्योंकि वो आंकड़े सरकार को असहज करते हैं। उनका बस चले तो जो ये प्राइवेट सर्वे होते हैं उसको भी बंद करा दें, जिसमें बेरोजगारी दर, बेरोजगारी के आंकड़े और इस तरह की जानकारियां आती है। 2 करोड़ की नौकरियों वाले सर्वे के खिलाफ ये ऐसी सरकारें होती है जब अपना कोई सर्वे नहीं। ये जानकारी है
विस्तार से भास्कर ने छापा है। भारत में बड़ी संख्याओं में मजदूरों की, लेकिन यहां मैं तारीफ करूंगा कि दैनिक भास्कर ने ऐसे छापा और एक सब हेडलाइन दैनिक भास्कर ने छापा है। जब ये हेडिंग है केंद्र सरकार नहीं जानती लॉकडाउन में घर लौटते कितने मजदूरों की मौत हुई, सब हेडिंग है, मगर जनता नहीं भूली। और यहाँ उसने लिखा है कि 24 मजदूरों की मौत ट्रक हादसे में, यूपी के औरैया में कैसे मौत हुई, 16 मजदूरों को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन ने कुचला, 8 मजदूरों की मौत एमपी में गुना बस की टक्कर में हुई, और एक एनजीओ के मुताबिक 24 मार्च से 2 जून के बीच हादसों में ही 198 मजदूरों की जान गई। ये छापा है। चलिए, सरकार को आईना तो दिखाया भास्कर ने, इसके लिए मैं भास्कर की तारीफ करूंगा। अब इस खबर को देखिए, द टेलीग्राफ कैसे छाप। ये द टेलीग्राफ की हेडलाइन है, मैं हेडलाइन लगा रहा हूं। हेडलाइन क्या है? ये डिजाइन है, एक क्रिएटिव ढंग से अपनी बात कहने का तरीका है। एक क्वेश्चन मार्क है और एक तरफ मास्क है, सवाल या मास्क। ये द टेलीग्राफ ने सिर्फ प्रतीक चिन्ह के जरिए और मास्क के जरिए अपनी बात कह दी है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क जो है उसके नीचे लिखा हुआ है जब सवाल पैदा नहीं होते, और उसके बाद उन्हीं सवालों का जिक्र है जिनका मैंने अभी जवाब आपको बताया, जिसको भास्कर ने विस्तार से छापा है। टेलीग्राफ ने भी वही पहला सवाल है कि सवाल क्वेश्चन लिखा है टेलीग्राफ ने कि क्या हज़ारों प्रवासी मजदूरों की मौत हुई लॉकडाउन के दौरान? उत्तर सरकार का ये डेटा उपलब्ध नहीं है। घर लौटते हुए कई मौतों के बाद परिवारों को मुआवजा दिया गया क्या? सरकार का जवाब, ये सवाल इसलिए पैदा नहीं होता क्योंकि रास्ते में हुई मौत के बारे में जब डेटा ही नहीं है तो ये सवाल क्या। इस तरह से डिटेल छापा है, और बगल में इसने छापा है कि कैसे मोदी सरकार चीन पर चाहती है कि सब एकजुट रहें और चीन को और उस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, उस पर है, और वो भी ऐसे मौके पर जब चीन लगातार अपनी बयानबाजियों से भारत सरकार के लिए असहज स्थितियां पैदा कर रहा है, और चीनी राजदूत जो भारत में हैं उनके बयान का भी जिक्र किया है। ये टेलीग्राफ की हेडलाइन है। क्वेश्चन मार्क, सवाल या मास्क, ये टेलीग्राफ का अंदाजे बयान। अब एक खबर जो सारे अखबारों में छपी है कि दिल्ली दंगा के मामले में जिस ढंग से पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है, कुछ लोगों का नाम चार्जशीट में आया है, कुछ लोगों का नाम बयानों के आधार पर आया है, किसी आरोपी ने कुछ लोगों का नाम लिया जिसमें योगेंद्र यादव से लेकर अपूर्वानंद और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, इन लोगों के नाम हैं, तो उसका जिक्र और उमर खालिद की गिरफ्तारी, इसको लेकर बहुत लोग मुहिम चला रहे हैं लगातार कि पुलिस ने पूर्वाग्रह से काम किया है, और जो दूसरा पक्ष था, जो दंगा भड़काने में जिसकी भूमिका थी, उकसाने में जिसकी भूमिका थी, कपिल मिश्रा जैसे लोग, उनके खिलाफ पुलिस ने आंखें बंद रखी। उनके खिलाफ चार्जशीट में न तो नाम है, न कार्रवाई है, न मंशा है। तो हुआ ये है, अखबारों में खबरें जो है उसके हवाले से पहले बता दूं, हुआ ये है कि जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, 9 आईपीएस अधिकारियों ने, जिसमें जूलियो रिबेरो शामिल हैं, जो मशहूर आईपीएस अधिकारी रहे हैं पंजाब में आतंकवाद के दौरान के, और ऐसे भी इस देश में नामचीन अधिकारी जो शीर्ष पर जिनका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है उसमें रिबेरो हैं। रिबेरो समेत 9 आईपीएस अधिकारियों ने लिखा है दिल्ली पुलिस को कि आप बेईमानी कर रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं और गलत ढंग से लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप लगाया है। और ये खबर कई अखबारों में है, आज के अखबारों में, और मैं अखबार पहले दिखा देता हूँ, फिर जो हिंदू में है, एक्सप्रेस में, सारे अखबारों में एक खबर है, और उसमें उमर खालिद पर जो आरोप है उसका भी जिक्र है। हिंदुस्तान टाइम्स ने बहुत विस्तार से छापा है, और सारे अखबारों ने इस पर सवाल उठाया है कि किस ढंग से एक तरफा कार्रवाई हो रही है। द हिंदू ने लिखा है कि एक्स आईपीएस ऑफिसर्स ने दिल्ली पुलिस को कहा है कि फ्री और फेयर प्रोब हो, जिसमें उनकी मंशा अभी तक संदिग्ध लग रही है। कपिल मिश्रा का वीडियो कल वायरल किया गया जिसमें वो भड़काने उकसाने की बात एक पुलिस वाले की मौजूदगी में कर रहा है, लेकिन कपिल मिश्रा पर कार्रवाई नहीं। अब जो चिट्ठी लिखी गई है, जो कुछ अखबारों में छपी है, जिसमें आईपीएस 9 आईपीएस अधिकारी हैं, जिसमें रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं सफ़ी आलम, सीबीआई के पूर्व स्पेशल निदेशक सलीम अली, पंजाब के पूर्व डीजीपी जेल महेंद्र पाल औलख, पीएमओ में ओएसडी रह चुके वाजपेयी के कार्यकाल में एएस दुल्लत, उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी आलोक बी लाल, कैबिनेट में विशेष सचिव रहे अमिताभ माथुर, सिक्किम के पूर्व डीजीपी अविनाश मोहनने, ये सब लोग हैं। इन्होंने लिखा है कि हमें जानकर दुख हुआ
कि आपके स्पेशल कमिश्नरों में से एक ने यह दावा करते हुए जांच को प्रभावित करने की कोशिश की कि कुछ दंगा करने वालों का नाम होने से हिंदुओं में गुस्सा था। पुलिस नेतृत्व में ऐसे बहुसंख्यकवादी विचार के कारण अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हिंसा के शिकार लोगों और उनके परिवार के लिए न्याय एक उपहास बनकर रह जाता है। इसका नतीजा यह होगा कि जो वास्तविक गुनाहगार हैं वो संभव है बचकर निकल जाएं। और इस चिट्ठी में यह चेतावनी दी गई है कि ऐसी जांच से लोकतंत्र, न्याय, निष्पक्षता और संविधान से लोगों का विश्वास डिगेगा। उन्होंने दंगों से जुड़े मामलों में बिना किसी भेदभाव के लिए निष्पक्ष जांच का आग्रह किया है। रिबेरो ने लिखा है कि दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन वह जानबूझकर नफरत फैलाने वाले, भाषण देने वालों के खिलाफ संज्ञेय अपराध दर्ज करने में विफल रही है, जिससे पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगे भड़क गए। इससे मेरे जैसे समझदार और गैर राजनीतिक लोगों को पीड़ा होती है कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को कोर्ट के सामने पेश क्यों नहीं किया गया, जबकि धर्म के आधार पर भेदभाव के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करते हुए गहरे रूप से आहत हुई मुस्लिम महिलाओं को महीनों तक जेल में रखा गया। यह भी कहा कि हर्ष मंदर और प्रोफेसर अपूर्वानंद जैसे सच्चे देशभक्तों को आपराधिक मामलों में घसीटना चिंता की बात है। तो ये खबर सब जगह है। इस बीच हिंदुस्तान टाइम्स ने एक बड़ी खबर छापी है कि कैसे जो गिरफ्तारी हुई है उनको, उमर खालिद को, उनके खिलाफ पुलिस, कथित तौर पर उनके खिलाफ पुलिस के पास बहुत सबूत है। ये बड़ा सा लगभग पौन पेज में छापा है कि खालिद 10 दिन की कस्टडी में गया। पुलिस उसे 11 लाख पन्नों का जो डेटा है वो उसके सामने रखकर या डेटा की रोशनी में उनके साथ पूछताछ और पड़ताल होगी। और यहीं उस चिट्ठी का हवाला यहाँ बगल में छपा है, वाई नो एक्शन अगेंस्ट रूलिंग पार्टी लीडर्स। और उसके बाद कपिल मिश्रा की तस्वीर है और वही बात जो मैं कह चुका, जिस पर मैं पहले लगातार सवाल उठा रहा हूँ, ये है। उसके बाद एक खबर है दोस्त अमर उजाला में पहले पन्ने पर कि 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 18,000 से ज़्यादा पद खाली। अब समझिए, एक तरफ देश में बेरोजगारी का आलम है, नौकरियां जा रही है, तबाही है, और उसके बाद 18,000 पद केंद्रीय विश्वविद्यालय में खाली हैं। ये लोकसभा में ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने बताया है और उन्होंने कहा है कि पद खाली हैं, रिक्तियां भरनी है, सतत प्रक्रिया है, भरी जाएंगी, लेकिन ये खाली क्यों है, ये सवाल है। एक चीन को लेकर खबर है, पैंगोंग झील के किनारे चीन बिछा रहा है फाइबर केबल। एक तरफ चीन से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यथास्थिति बहाल हो, डिसएंगेजमेंट हो। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, फाइबर केबल बिछा रहा है ताकि उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क स्टैब्लिश हो। ये खबर है। एक राजद्रोह के मामले को लेकर के कानून को लेकर, सेडिशन के कानून को लेकर लगातार ये सवाल उठते हैं कि सेडिशन के कानून का इस देश में बेजा इस्तेमाल हो रहा है। हर दौर में हुआ है, हर सरकारों ने किया है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे कोई भी सरकार हो। इस दौर में कहा जा रहा है, आंकड़े अगर देखेंगे तो 5 साल में ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है और उसमें बहुत सारे मुस्लिम हैं। भास्कर के आखिर के पन्ने पर यह खबर है जिसमें भास्कर ने छापा है कि कैसे ये बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसमें मदन लोकूर जो जस्टिस रहे हैं उनके हवाले से ये खबर है। पेज लगता है कहीं से इसमें से निकला, कोई बात नहीं। उसमें जस्टिस मदन लोकूर ने एक कार्यक्रम में ये कहा है कि राजद्रोह के इस मामले, राजद्रोह की धाराओं का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। और आपको पता होगा कि राजद्रोह का कानून अंग्रेज़ों के वक्त का कानून है और तब से चला रहा है। और राजद्रोह के कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पहले आ चुके हैं कि राजद्रोह का मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह के एक फैसले में, केदारनाथ सिंह बनाम स्टेट के एक फैसले में साफ साफ कहा है कि जिनके भाषण से दंगा भड़कता है, जिसके भाषण से आगजनी और शहर में उत्पात जैसी स्थिति होती है, या उससे सरकार की सत्ता को चुनौती देते हुए पब्लिक एंगर को किसी ढंग से उकसाकर आगजनी और दंगा जैसी स्थिति न पैदा हो, तब तक राजद्रोह का मामला नहीं लगेगा। ये खबर है। राजद्रोह के जरिए, कानून के जरिए बोलने की आज़ादी छीन रही है सरकार। ये जस्टिस मदन लोकूर जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं उन्होंने कहा है। और उसके बाद इस तरह की बातें, हालांकि ये सवाल लगातार उठता रहा है। तो ये खबर है। उसके बाद और कुछ खबर है कि हाँ, एक खबर देखिए, सिर्फ दिलचस्प है, हेडलाइन का खेल, उसको मैं बता दूं, टाइम चूँकि हो रहा है। चीन की जासूस निगाहों पर आंखें लाल, मोदी बोले मौसम बिगड़ेगा। ये नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है। आंखें लाल प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण है, 2013 का है, शायद चुनाव के ठीक पहले का है, जिसमें उन्होंने कहा है, उस समय चीन की तरफ से ऐसी हरकतें कुछ हो रही थी LAC पर
तो चीन ने कहा कि कम से कम लाल आंख तो चीन को दिखाएं। हमने 4 महीने से लाल आंख नहीं देखी है, चीन अभी पीछे नहीं गया। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की लाल आंख देखकर चीन भाग क्यों नहीं रहा है। लेकिन नवभारत टाइम्स ने यह हेडिंग लगाई है कि चीन की जासूस निगाहों पर आंखें लाल। ये उसी खबर का विस्तार है जो कल एक्सप्रेस ने छापा था। आज भी एक्सप्रेस ने विस्तार से उस खबर को छापा है, जिसका कल मैंने लंबे अपने वीडियो में 20-22 मिनट तक जिक्र किया, इसलिए आज मैंने उस पर बात नहीं की कि कैसे चीन जो है जासूसी कर रहा है या लोगों पर नज़र रख रहा है। भारत के 10,000 लोग उसकी वॉच लिस्ट में हैं, जिसमें बहुत सारे पत्रकार, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कारोबारी, डॉक्टर, इंजीनियर, हर तबके के लोग हैं। अब आज उसका पार्ट 2 है, चाइना इज वॉचिंग, जो इसका इन्वेस्टिगेशन है। पार्ट 2 में फिर लिखा है कि कैसे जो आर्थिक नीतियां हैं सरकार की, स्टार्टअप्स हैं, उन सब जो नए नए उद्योग धंधे, कारोबारी हैं, उन पर भी नज़र रखा जा रहा है। और हेल्थ केयर भारत में क्या है, क्या सिस्टम है, उस पर कैसे जो टॉप वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उन सब पर, डिजिटल हेल्थ है, एजुकेशन है, डिलीवरी सर्विसेज हैं, सब पर नज़र चीन कैसे रख रहा है, इसका मकसद क्या है, इस पर अभी जांच होनी है, जिसको हाइब्रिड वारफेयर बोल रहे हैं। अंदर भी एक पन्ने पर छापा है, CGI टू टॉप रेगुलेटर्स सर्विंग एंड रिटायर्ड 30 जजेज ऑन मॉनिटर्ड लिस्ट। और ये अंदर पूरा छापा, चूँकि इस पर मैं बहुत बात कर चुका हूँ, इसलिए इस बात को मैंने आज विस्तार नहीं दिया। लेकिन सवाल यही है, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि सांसद को एकजुट होना चाहिए और दिखना चाहिए, वीर जवानों के साथ पूरे देश को और पूरे सदन को दिखना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है, जवान के साथ, देश के साथ पूरा सदन, हर नेता होगा। यही एक बिटवीन द लाइंस है कि जब ये कहते हैं पूरे सदन को दिखना चाहिए, है कौन ऐसा नेता होगा जो सेना के साथ नहीं होगा, जो जवानों के साथ नहीं होगा, जो उनकी शहादत को सलाम नहीं करेगा। लेकिन जब सरकार की नाकामी, सरकार की नीति और सरकार की कूटनीतिक विफलता का जिक्र होता है, तब इस तरह के बयानों से उसकी आड़ ली जाती है। तब यह कवच बनाया जाता है कि पूरा देश और सदन जवानों के साथ खड़ा रहे। यही बीजेपी के नेता हर डिबेट में आकर यही कहते हैं कि आप सेना पर आपको भरोसा नहीं है, क्या जवानों पर आपका भरोसा नहीं है, क्या जवानों का मजाक उड़ा रहे? नहीं भैया, जवान और सेना की बात कोई नहीं करता, सबको भरोसा है। सवाल आपकी नीयत पर है। जब आपकी नीयत पर सवाल होता है तो आप सेना की आड़ मत लीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी मोटे तौर पर एक एजेंडा दे दिया। बीजेपी के नेता इसी लाइन पर बोलते हैं और ये बोलेंगे। तो ये खबर है, मोटे तौर पर काफ़ी खबरें आ गई। इस बीच एक आ रहा है, मुगल हमारे नायक नहीं, आगरा का म्यूजियम शिवाजी के नाम पर योगी जी करेंगे। नाम बदलने में योगी जी की काफ़ी दिलचस्पी रही है। पहले भी उन्होंने गोरखपुर में बहुत सारे नाम बदले हैं, तो ये उनके हिसाब से देखें तो नई बात नहीं है, नाम बदलना उनका अतीत है। लेकिन इससे क्या हो जाएगा ये देखने की बात है कि नाम बदलने से क्या होता है। ये एक किस्म की राजनीति है और इस राजनीति का उन्हें फ़ायदा मिलता है। आखिर में एक खबर बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इंटरेस्ट की है। अस्पताल और दैनिक हिंदुस्तान है, दैनिक हिंदुस्तान के बिजनेस पेज पर है, अस्पताल और बीमा कंपनी के बीच पिस रहे हैं कोरोना मरीज। और ये एक मुश्किल है कि अलग अलग राज्यों में कोरोना मरीजों को जो बीमा कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वहाँ उनको पैसे लेने में नियमों के फेर में पिस रहे हैं। और NCR में भी मुश्किल हो रही है, झारखंड में भी है। और दिक्कत इसलिए है कि कोरोना के इलाज के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल लागू हुआ है, दवाइयों की कीमत तय है। कुछ बीमा कंपनियां इन्हीं दवाइयों और खर्चों का भुगतान नहीं कर रही हैं। अस्पताल में बीमा वाले मरीजों पर पूरी तरह लागू नहीं हो रहा है, जबकि बीमा कंपनी फिक्स रेट का भुगतान कर रही है और बिना पेमेंट के कहीं भर्ती नहीं हो रहा है, कहीं निर्देश को नहीं मान रहे हैं। इस तरह से दिल्ली वालों ने ट्विटर पर लिखा अपना दर्ज, बीमा कंपनियां मरीजों को की जेब काट रही हैं और भुगतान नहीं कर रही हैं। ये एक बड़ी खबर है, पब्लिक इंटरेस्ट की खबर है। मुझे लगता है सरकार और रेगुलेटरी अथॉरिटी को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। सख्त निर्देश बीमा कंपनियों के लिए जारी होनी चाहिए। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। आप में से अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। गर्मी लग चुकी है, पसीने से लथपथ हो चुका हूं। शुरू होता हूं तो धूप मेरे चेहरे पर नहीं होती है, शुरू होते ही धूप चेहरे पर आती है और यूँ पसीना से लथपथ होकर आपको नमस्कार कर रहा हूँ। फिर मुलाकात है, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं। और दरअसल हकीकत क्या है